नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। लालू यादव के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है तो भाई का खून बोल उठा। लालू यादव के एक और बेटे पहुंच गए। सीधे सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर न जाने क्या क्या बोला उन्होंने। हालांकि हम उसका जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन जितना वो बोल सकते थे उतना बोल दिया। इस बीच प्रशांत किशोर ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। जी हाँ, बांकीपुर विधानसभा चुनाव से जो उपचुनाव में उम्मीदवार है जन स्वराज पार्टी के, तो क्या होने वाला है? क्या सम्राट चौधरी की सरकार की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है? और अब तो भाजपाई में जो एक तरह का घमंड या अहंकार हुआ करता था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते, वो भी एक तरह से अब टूट गया है। तो क्या होगा बिहार में? कॉकरोच जनता पार्टी भी कह रही है कि ज्यादा छात्रों को सताओगे तो हम पटना आ जाएंगे। तो यानी सम्राट चौधरी की सरकार क्या फंसती हुई जा रही है? हमारे साथ देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी मौजूद है। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद धन्यवाद संतोष जी। अजीत जी, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, दिल्ली में एक तरह से सरेंडर हो गया था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, लग रहा था कि बीजेपी थोड़ी सी शांत हो जाएगी। इस बीच अचानक एक तस्वीर आती है, एक दो दिन पहले, शायद परसों या कल का था, कि रविशंकर प्रसाद जो है वो नितिन नवीन से मुलाकात कर रहे हैं और बाकायदा उन्होंने लिखा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर चर्चा की हमने, यानी मामला कहीं कुछ फंसा हुआ था। इन सब बवाल के बीच अचानक सम्राट चौधरी को ये क्यों सूझी कि लालू यादव के बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाए? और उसके बाद जिस तरह से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, बेऊर जेल में भेज दिया गया। इस बार मसला कोई चारा घोटाले का नहीं है, कोई करप्शन का मसला नहीं है। इस बार मसला युवाओं का और जैन जी का है। इतना बड़ा फैसला सम्राट चौधरी ने आखिर क्या सोचकर और किसके दम पर लिया? देखिए, अब अभी ये कई चीजें मिक्स हो गई हैं। जो आप जितनी बातें आपने शुरू में कही ना, वो सारी बातें मिक्स हो गई हैं। एक तो बात मिक्स हो गई है, छात्रों का आंदोलन है, अभी भी छात्र आंदोलित हैं। और बिहार में आपने देखा होगा कि ये बीपीएससी की परीक्षा आज ही होनी थी, 26 तारीख को होनी थी, जो परीक्षा टल गई है। पिछले हफ्ते इसकी खबर आई थी कि परीक्षा टल गई। इसके पहले जो 70वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई है, संयुक्त परीक्षा ही है, वो भी उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। कई महीने से परीक्षा होकर के पड़ी है, उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर ने आंदोलन किया था। वो और कई लोगों ने, दूसरे लोगों ने भी आंदोलन किया था पहले परीक्षा के समय। तो ये कई तरह की चीजें, एक तो ये है एजुकेशन का मामला है, परीक्षा का मामला है, पेपर लीक, और जो उसको लेकर के बिहार में, दिल्ली में आंदोलन हुआ था, उसका एक एक्सटेंशन बिहार में है। दूसरा बांकीपुर का चुनाव है। और तीसरा, उसी आंदोलन के मामले में तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी है, और तेजस्वी यादव का वहां पहुंच के, पटना पहुंच के, वो अभी तक तो लगातार बाहर थे 1 तारीख के बाद से ही। 1 जुलाई को वो संभवतः उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के का स्थापना दिवस मना लिया था, 5 दिन पहले ही। स्थापना दिवस जिस दिन था, एक्चुअली उसके 4-5 दिन पहले मना करके वो दिल्ली आ गए थे, दिल्ली से बाहर चले गए थे, यूरोप चले गए थे। तो ये 3-4 चीजें मिक्स हैं एक साथ, अभी सारी चीजें हैं एक ही साथ है। इस पर अलग अलग हम लोग को अलग अलग बात करनी होगी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, बांकीपुर का चुनाव तो है ही, ये छात्रों का आंदोलन है, जिसको लेकर के निश्चित रूप से बिहार की सरकार भी चिंतित होगी। क्योंकि दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, उसके बाद उसको लेकर के जो सबसे ज्यादा आंदोलन हुए दिल्ली के बाहर, वो बिहार का मामला है। जहां मुजफ्फरपुर में एक समय तो सरकार को इंटरनेट बंद करना पड़ा था, भले उसको खोल दिया गया, लेकिन इंटरनेट बंद करना पड़ा था। सिवान में गोली चली है, 3 लोग घायल हुए हैं। उसके पहले जहानाबाद में गोली चली। पटना में प्रदर्शन हुआ, तो बहुत ही बड़ा प्रदर्शन हुआ। तो 6-7 घंटे तक प्रदर्शनकारियों का, लगभग आधे पटना पर उनका नियंत्रण था। वो आप जेपी गोलंबर ले लीजिए, महात्मा जो गांधी मैदान के पास से जेपी गोलंबर, डाक बंगला चौराहा, आईटीओ का चौराहा, मुख्यमंत्री आवास, इस पूरे इलाके में एक तरह से प्रदर्शनकारी छात्रों ने कब्जा करके रखा हुआ था। तो वो चिंता की बात है राज्य सरकार के लिए। और इस बीच अभिजीत दीपके ने कह दिया कि हम पटना आ जाएंगे। हालांकि उनकी जरूरत पटना में है नहीं संतोष जी। देखिए, पटना तो आंदोलन सिखाता है। अब महाराष्ट्र से आकर के अभिजीत दीपके थोड़े जाकर के पटना में छात्रों को सिखाएंगे कि कैसे आंदोलन करिए। और अगर उनको बिहार के छात्रों के हितों की इतनी ही चिंता है, तो उनको यह कोशिश करनी चाहिए कि महाराष्ट्र में बिहार के छात्र पीटे न जाए, उनके साथ मारपीट नहीं हो, या वो जाएं वहां, अगर बिहार के लोग जाएं नौकरी भी करने या ऑटो चलाने, तो उन पर यह जबरदस्ती नहीं हो कि आप मराठी सीखिए तभी ऑटो चलाइएगा, महाराष्ट्र में रहिएगा। पहले ये करें, जाकर के उनको महाराष्ट्र में करना चाहिए। हमारा तो एकदम सुझाव है उनको संतोष जी कि उनका पहला डेस्टिनेशन अभी महाराष्ट्र होना चाहिए, जहां अभी इस आंदोलन के बीच में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर लीक हुए हैं। तो वहां वो तुरंत आंदोलन पर बैठे, वहां जाकर के। महाराष्ट्र में उनकी बिहार में जरूरत है नहीं, लेकिन बिहार में अपने आप स्वयं स्फूर्त आंदोलन चल रहा है।
जो हमने कहा पटना में, जहानाबाद में, सिवान में, मुजफ्फरपुर में। और वो सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि आपको पता है बिहार का आंदोलन जब जब भड़कता है, हम लोगों ने कई बीपीएससी वाले में देखा, उसके पहले भी कई मामलों में देखा, तो सरकारों के लिए मुश्किल होती है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और अभी बांकीपुर का चुनाव है जिसका तात्कालिक असर उस पर हो जाएगा। अभी हमने जो इलाके बताए, जिस इलाके में प्रदर्शन हुए थे मंगलवार या बुधवार को, वो इलाके सब बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही आते हैं। पीछे एग्जीबिशन रोड से लेकर के, बोरिंग कैनाल रोड से लेकर के, और ये चिरैया टाड़ तक का इलाका, जो पूरा इलाका आता है आपको उसी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो उसका एक असर चुनाव के ऊपर हो रहा है। तो सरकार की पहली चिंता उसको कंट्रोल करने की है। और जिस हाई हैंडेडनेस तरीके से सरकार उसको हैंडल कर रही है, लाठी चला करके, गोली चला करके, आंसू गैस के गोले छोड़ करके, उससे कंट्रोल नहीं होगा ज्ञानेश्वरी, माफ करिएगा संतोष जी। उसमें जो है, उसमें लोगों को कंट्रोल, संयम रख के कंट्रोल करना होगा। देखिए दिल्ली में 20 तारीख को लाठी चली, लेकिन उसके बाद गोली नहीं चलाई गई। पैलेट गन की बात तो है, लेकिन जिस तरह का आंदोलन था उसमें पुलिस ने भी काफी हद तक संयम दिखाया। 20 जुलाई की घटना को छोड़ दें संतोष जी, तो इस तरह के वहां पुलिस अधिकारियों की जरूरत है जो गोली चलाने के हद तक नहीं जाए और छात्रों को संयम के साथ डील करें। एक तो ये जरूरी है जो इसको डील करना होगा। और दूसरा, परीक्षा का कैलेंडर बना करके जल्दी से जल्दी ये जो परीक्षा रद्द हुई है, इसको परीक्षा को कराएं, जो रिजल्ट अटका हुआ वो रिजल्ट निकालें। अब इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात है तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी की। तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी जो है वो भड़का सकती है छात्रों को। संतोष जी, इस बात को समझने की जरूरत है। पता नहीं कैसे जो बिहार में नेता हैं या जो अधिकारी हैं उन लोगों ने इस बात को नहीं समझा। ये लोगों को भड़का सकती है। और तेजस्वी यादव जब पहुंचे तो लगा भी कि वो जिस अंदाज में बोल रहे थे, जितने उग्र अंदाज में, जितने आक्रामक अंदाज में वो बोल रहे थे, मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे थे, तो वो एक लोगों को भड़काने वाली बात हो सकती है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर भी मुख्यमंत्री को ही टारगेट कर रहे हैं, उसी तरह से तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव अगर हर व्यक्ति के निशाने पर मुख्यमंत्री आएंगे तो ये मुख्यमंत्री के लिए ठीक नहीं होगा। देखिए क्या धर्मेंद्र प्रधान के साथ यही तो हुआ कि व्यवस्था को इसके पहले लोग व्यवस्था को टारगेट करते थे, नाम लेकर के टारगेट नहीं किया जाता था। ये पेपर लीक हो गया, जैसे हम लोग कहते हैं, सब आदमी कहता है कि पोल्यूशन हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, वैसी पेपर लीक हो जाता है। ये नहीं कहा जाता था कि कौन कर रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, या इसका जवाबदेह कौन होगा। जैसे ही ये कहा गया कि भाई अमुक आदमी, एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया और उंगली दिखा करके कहा गया कि ये व्यक्ति जवाबदेह है, तो उस व्यक्ति की मुसीबतें बढ़ गई, मुश्किलें हो गई उसके लिए। तो जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट जिसकी बात होती है वो सब्जेक्ट नहीं होगा तो कुछ आंदोलन कामयाब नहीं होता। तो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो गए थे शिक्षा के मामले में धर्मेंद्र प्रधान। बिहार में लोग सब्जेक्ट के तौर पर अगर मुख्यमंत्री को आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ेंगी। पता नहीं कैसे ये बात, वो उनका जो इकोसिस्टम है और उनके अधिकारी हैं इस बात को नहीं समझ रहे हैं। वो समझ रहे होते तो तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी नहीं होती। अब इसका जो पॉलिटिकल पहलू है, बिल्कुल अजय जी, ये थोड़ा सा मैं दर्शकों के सामने रख देता हूँ। ये बंद जो बुलाया गया था, इस बंद में शामिल हुए थे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के जो सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे हैं। आप वैसे तो बड़े बेटे हैं, व्यवहारिक रूप से कागजों में भले ही छोटे हैं, और अपनी पार्टी इन्होंने बना रखी है जनशक्ति जनता दल। इनको जो है शनिवार रात को 12:15 बजे गिरफ्तार किया गया। पुलिस जो है नौबतपुर थाने से ले जाकर इनको छज्जू बाग स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया और इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। और उसके बाद जैसा कि हमने देखा, तेजस्वी यादव सामने आते हैं, पटना पहुंचते ही वो बड़े ही गजब शब्दों का प्रयोग करते हैं कि सम्राट चौधरी पर हत्या के 7 केस दर्ज है, वे खुद गुंडे हैं, बिहार की जनता ने उनके चेहरे पर वोट नहीं किया है। और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसमें उनके भाई से, तो बाकी छात्रों का, भाई का सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि छात्रों को जो गिरफ्तार हुए हैं, अगर उनको 24 घंटे में रिहा नहीं किया जाएगा तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब समझौता हुआ कि आंदोलन में शामिल होने वाले छात्रों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो उसके बावजूद भी बिहार में आंदोलन में शामिल लोगों को जेल भेजा जा रहा है। मेरे बड़े भाई को भी जेल डाल दिया गया। वही प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला कहा कि उन्होंने, यानी तेज प्रताप यादव ने हमें समर्थन दिया, इसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो प्रशांत किशोर इसको बांकीपुर से जोड़ते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव एक बड़े आंदोलन, जाहिर सी बात है कि बड़े भाई की चिंता कहीं ना कहीं है। और पूरा मामला कि 24 दिन बाद विदेश से लौटे तेजस्वी ने कहा कि पिछले कई दिनों से छात्र अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। दिल्ली में छात्रों की मांग मान ली गई और फैसला हुआ कि आंदोलन के दौरान जिन छात्रों पर मुकदमे दर्ज हुए उन्हें वापस लिया जाएगा। लेकिन बिहार में सरकार छात्रों पर कार्रवाई कर रही है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। सिवान में ये आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव कि सिवान में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने AK-47 से भी फायरिंग की है,
नेता प्रतिपक्ष यानी तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि पटना समेत कई जिलों में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को हिरासत में लिया गया और हजारों छात्रों के नाम एफआईआर में शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अजय जी, आपने छात्रों की बात कर दी, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जो उससे लगते हुए इलाके हैं, वो ये जो तेज प्रताप को गिरफ्तार करने का ये कैसे गले की हड्डी बनने वाला है आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी के लिए, जबकि वो तो लग रहा था कि भाजपा की मदद करते हुए नजर आ रहे थे चुनाव के दौरान शायद। देखिए अभी क्या था, अभी हम लोग जो देख रहे थे, अभी हमने कहा ना कि वो उनकी गिरफ्तारी भड़का सकती है लोगों को, चूंकि एक फिगर ऐसा है, नॉन फिगर कोई अरेस्ट होता है, वो अच्छा हो बुरा हो, उसका उसकी फॉलोइंग जितनी भी हो, फिर लोग भड़क जाते हैं। जैसे अगर सोनम वांगचुक को उस तरह से पुलिस ने नहीं उठाया होता दिल्ली में, तो आंदोलन नहीं भड़कने वाला था, तब इस तरह का रोष नहीं दिखाई देता लोगों में। तो एक तो इसको इस तरह से हैंडल करने की जरूरत है कि आंदोलन में शामिल किसी व्यक्ति को, चाहे किसी भी बात के लिए आंदोलन हो, इस तरह से आधी रात को उठाना जैसे कोई बड़ा गैंगस्टर पकड़ रहे हैं। ये पुलिस में कुछ अधिकारी ऐसे हैं पटना में, संतोष जी, जिनका काम डिरेल कर रहे हैं सरकार के सारे कामकाज को, तो ये उनका काम है। देखिए बिलोटी का कांड भी हुआ, वो पुलिस वालों की वजह से हुआ है। सरकार इतनी मुश्किल में जो फंसी भरत तिवारी के इनकाउंटर में, वो पुलिस वालों के कारण हुआ। जहानाबाद में भी कलेक्टर के घर की तरफ आंदोलनकारी बढ़ रहे हैं तो पुलिस ने गोलियां चला दी। सिवान में भी पुलिस ने गोली चला दी। भाई देश में हर जगह प्रदर्शन हो रहा है और कहीं तो पुलिस को गोली चलाने की नौबत नहीं आ रही है। ये बिहार की पुलिस को ऐसी क्या गर्मी चढ़ी है कि जहां देखिए वहीं गोली चला दे रहे हैं। तो ये उनकी गड़बड़ी है। ये आधी रात को ये किसी नेता ने मतलब हो सकता है कोई एकदम ओवर जेलस पुलिसमैन हो, अधिकारी हो, जिसको लगा हो कि नहीं एक बड़ा वो क्रिएट करते हैं, इवेंट क्रिएट करते हैं, उसने पकड़ लिया। तो ये पुलिस के कारण हुआ है। अब ये सवाल है कि अगर इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल है तो वो क्या पॉलिटिकल एंगल हो सकता है। तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर को समर्थन किया। प्रशांत किशोर के साथ अभी क्या बांकीपुर में यादव का वोट ठीक ठाक है, मतलब हमको लग रहा है कि 30 से 35 हजार के करीब यादव वोट है। और बड़े इलाके हैं, सघन इलाके हैं, जो लालजी टोला, गोरिया टोली और मंदिरी, ये 3 इलाके हैं जो मजबूत असर वाले यादव लोगों के इलाके हैं। इसी में लालजी टोला के हैं आनंद मधुकर यादव, जिनको बीजेपी ने शामिल कराया है। वो उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे मुकेश सहनी की पार्टी के, उनको बीजेपी ने अपने यहाँ शामिल कराया। उनकी पत्नी फतुहा में प्रमुख वगैरह कुछ है, तो वो उनको शामिल कराया। तो यादव वोट पर बीजेपी काम कर रही थी। रामकृपाल यादव, नित्यानंद राय गली गली घूम रहे थे, लालजी टोला, गोरिया टोली और मंदिरी, तीनों जगह। तो क्या हुआ, क्या बीजेपी ने ये उम्मीद छोड़ दी कि अब यादव हमारी तरफ नहीं आने वाला है, मतलब नित्यानंद राय और रामकृपाल यादव का जो प्रयास था वो फेल हो गया, जीरो हो गया। ये तो एक कारण ये लग रहा है कि जीरो हो गया, नहीं आना है। तो ये मान लिया आपने नहीं, अगर आपको लगता कि कुछ भी आने वाला है 10-20%, 25% वोट भी, तो आप एक सद्भाव दिखाते उनके प्रति, आप तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी नहीं होती। अब आइए कि क्या तेज प्रताप यादव गिरफ्तार हो जाएंगे तो यादव का वोट सारा प्रशांत किशोर की तरफ चला जाएगा, चूंकि तेज प्रताप ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया है, या फिर यादव इस घटना के बाद वापस अपने मूल की ओर लौटेगा, आरजेडी की तरफ आकर के पोलराइज करेगा। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। पहले चीज की संभावना हमको कम दिख रही है कि इससे नाराज होकर के या तेज प्रताप यादव का सम्मान रखने के लिए यादव प्रशांत किशोर की तरफ चले जाए, बल्कि उस घटना के बाद तेजस्वी यादव ने आकर के जिस तरह का रोष दिखाया है, जिस तरह की लड़ाई लड़ी है, उससे यह संभव है कि 30-35 हजार यादव का वोट आरजेडी की तरफ जाए। इसीलिए एक हाइपोथेटिकल है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत भी नहीं होगा संतोष जी। ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो इतने डेस्परेट होकर के इंतजार कर रही थी कि तेजस्वी यादव कब आते हैं और कब आकर के चुनाव प्रचार में उतरते हैं, उसने उनके आने के पहले जानबूझ करके तेज प्रताप को अरेस्ट करवाया हो और ये सारा प्लान किया गया हो कि तेजस्वी आकर के खूब गालियां दे सम्राट चौधरी को और भारतीय जनता पार्टी को, और ये दिखाए बांकीपुर में अगले 3 दिन में कि हम लड़ रहे हैं बीजेपी से। पेपर लीक के मामले पर भी को इशू बना करके तेजस्वी यादव ये दिखाए कि बीजेपी और सम्राट चौधरी से हम लड़ रहे हैं। इसका मकसद ये होगा कि यादव और मुसलमान का कुछ वोट आरजेडी की तरफ जाए। ये गेम प्लान हो सकता है। मतलब एक हमको जो जितनी राजनीति हम समझते हैं इन तमाम नेताओं की, हम तो देख ही रहे हैं 30 साल से इन सब लोगों को, उससे ज्यादा ही समय से राजनीति करते हुए। तो पिछली पीढ़ियों को भी हमने देखा, इन तमाम नेता जो आज की तारीख में बिहार में राजनीति कर रहे हैं, उनके पिताजी लोग कैसे राजनीति करते थे। तो ये संभव है कि, चूंकि आपको याद होगा हम लोग पहले भी बात किए थे कि बीजेपी बहुत डेस्परेट होकर इंतजार कर रही थी कि तेजस्वी कब आएंगे और कब आकर के चुनाव प्रचार में उतरेंगे और उतर के क्या माहौल बनाते। अगर ऐसे साधारण ढंग से वो आ जाते हैं और घूमना शुरू करते मंदिर या लालजी टोला या गोरिया टोली या बांकीपुर में कहीं भी, तो उनको वोट नहीं मिलने वाला था।
उनकी कैंडिडेट की लड़ाई में वापसी नहीं हो सकती थी, वो अभी भी नहीं हो सकती है। लेकिन इस घटना के बाद जिस तरह के तेवर थे, जिस तरह की भाषा थी, उससे लग रहा है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने का मामला है। तेज प्रताप यादव को एक राजनीतिक गेम प्लान के तहत, एक योजना के तहत गिरफ्तार किया गया है और तेजस्वी को यह मौका दिया गया है कि वो बीजेपी के साथ अपनी लड़ाई दिखाएं, प्रशांत किशोर को पीछे छोड़ करके वो लड़ाई दिखाएं अपनी बीजेपी के साथ। बिल्कुल अजीत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे एनडीए गठबंधन में शामिल एक बड़े नेता का, बहुत बड़े नेता का पार्लियामेंट में एक दिन उन्होंने कहा था कि यार अब तो ऐसा लग रहा है कि न तो बीजेपी की दोस्ती अच्छी है और न बीजेपी की दुश्मनी अच्छी। दुश्मन हो गए तो ईडी सीबीआई पहुंचा देंगे, दोस्ती होगी तो तेज प्रताप यादव ने जो किया वो 14 दिन की, ये तो बात सही है कि भैया उनके पिता लालू यादव गए तो उनपे चारा घोटाला और कई तरह के करप्शन के आरोप थे। उनके छोटे भाई अभी तक गए नहीं और वो जेल चले गए जिनके ऊपर आमतौर पर करप्शन का कोई आरोप अभी तक लगा नहीं है, चाहे भले ये राजनीति हो। लेकिन एक दो चीजें यहाँ पर उभर रही है, दोनों में से कोई एक थ्योरी सही हो सकती है। एक चीज कहा जाता है कि जो भाजपाई मुख्यमंत्री हैं, खास तौर से जो पिछले कुछ वर्षों में चुने गए हैं, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपने बिहार का जिक्र किया कि पुलिस वाले, एक कहा जाता है कि जो ये नए मुख्यमंत्रियों की पौध आई है, ब्यूरोक्रेसी पर इनकी पकड़ नहीं है। इनके अपने चीफ सेक्रेटरी, इनके अपने डीजीपी, इनके अपने अधिकारी, इनके अपने पुलिस वाले, एक तो ये थ्योरी हो सकती है कि भैया सम्राट चौधरी की पकड़ नहीं। दूसरी थ्योरी ये कही जाती है कि इन सब में, भाजपाई मुख्यमंत्रियों में अब योगी आदित्यनाथ बनने की होड़ लगी हुई है। तो बुलडोजर वाला कल्चर आ जाता है, एनकाउंटर वाला कल्चर आ जाता है, हर आदमी 56 इंच का मुख्यमंत्री सीना दिखाना चाहता है क्योंकि सबको प्रधानमंत्री की कुर्सी नजर आती है। सम्राट चौधरी भी दावेदार है नहीं, अभी तक गिना नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि वो कितने ज्यादा कुर्सी को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने छीनी है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जिस दिन उनको लगेगा वो छीनने के लिए कोशिश जरूर करेंगे। इन दोनों में से कौन सी थ्योरी है? क्या ब्यूरोक्रेसी और पुलिस पर पकड़ नहीं है या फिर वो योगी आदित्यनाथ पार्ट 2 बनना चाहते हैं? देखिए, ये बाकी लोगों के बारे में तो आप कह सकते हैं, भजन लाल शर्मा या मोहन चरण मांझी या मोहन यादव, विष्णुदेव साय, ये इस मामले में सम्राट चौधरी को हम हमेशा उनके बनने के पहले से हम योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा वाली कैटेगरी में रखते हैं कि वो इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री हैं, फियर्सली वो लड़ने भिड़ने वाले आदमी हैं। और जब वो मंत्री थे, बिहार में नगर विकास मंत्री थे, हमको लगता है 15-15 की सरकार, 14-15 में, तो पटना के नगर आयुक्त से टकराव हो गया था उस समय, कुलदीप नारायण या सब इसी तरह का नाम था, नगर आयुक्त थे पटना के, और सम्राट चौधरी ने सस्पेंड कर दिया था उनको। तो आईएएस अधिकारी उन दिनों सस्पेंड हो जाए, नीतीश कुमार के राज में तो ऐसा होता नहीं था, तो वो उस समय शायद हमको लगता है जीतन राम मांझी की सरकार थी, तो सस्पेंड कर दिया था इन्होंने। ये ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल रखने वाले व्यक्ति हैं और कोई ब्यूरोक्रेट इनको डिफाई नहीं कर सकता है। पुलिस की बात हम इसलिए कह रहे थे कि इनके कुछ चहेते पुलिस अधिकारी हैं, तो वो मनमानी, उनको लगता है कि हम राज चला रहे हैं और उनकी वजह से कुछ परेशानी होती है। कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जो इनके करीबी और इनके चहेते, इनके जानने वाले अधिकारी हैं, उनकी वजह से होता है। वो कंट्रोल में इन्हीं के लोग हैं, लेकिन मनमानी करने की आदत है, तो वो कारण एक हो सकता है। इनके कंट्रोल से बाहर चला जाए या शासन पर कंट्रोल नहीं है, वो बात इनके बारे में सही नहीं है। ये हेमंत बिस्वा शर्मा और उस कैटेगरी वाले मुख्यमंत्री हैं, तो वो मामला नहीं है। ये राजनीतिक खेल इसमें हमको ज्यादा लग रहा है तेज प्रताप वाले मामले में। और जो आंदोलन को लेकर के जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, उसके पीछे वो आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ वाली मानसिकता है कि ताकत के दम से इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। कोई बढ़े, इसका किसी ने समझाया होगा या तय किया होगा कि बढ़े उसके पहले ही कंट्रोल कर देते हैं, उसके पहले ही समाप्त कर देते हैं, कुचल देते हैं। इस तरह का मामला, इस तरह की सोच हमको इसमें ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद अब कोर्स करेक्शन की जरूरत पड़ी है, कल के बाद से जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, जब ये समझ में आ गया कि भारत सरकार ही सरेंडर कर रही है, तो बिहार सरकार क्या लड़ेगी आंदोलनकारी छात्रों के साथ, तो वो मामला होगा। लेकिन वहां सबसे ज्यादा चिंता बांकीपुर के पर इसके असर को है। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं उसी बांकीपुर वाली बात पे आ रहा हूँ। आज नितिन नवीन वहां प्रचार करते हुए नजर आए। बीजेपी में एक वो था कि इससे पहले रविशंकर प्रसाद, चूंकि लंबे समय तक राज्यसभा में रहे, बाद में वो वहां से पटना से वो सांसद बने, जब चुनाव भी लड़े थे तो सतवंत सिन्हा और उनमें कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे थे। शायद ही कोई नेता रहा होगा जिसने रविशंकर प्रसाद पे सीधा कभी अटैक किया हो, जबकि वहां से सांसद भी है। प्रशांत किशोर शायद पहले नेता है जिन्होंने रविशंकर प्रसाद पे अटैक किया। रविशंकर प्रसाद नितिन नवीन के पास पहुंचे, आज नितिन नवीन अपने ही बांकीपुर क्षेत्र में पहुंचे हैं। ये जो इन लोगों का उतरना और जिस तरह से ये व्यवहार किया गया, इस पूरे परिदृश्य के बाद अब बांकीपुर का विधानसभा उपचुनाव किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? मोटे तौर पर अब क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, बांकीपुर का चुनाव अभी, जब तक तेजस्वी यादव नहीं आए थे तब तक उनकी पार्टी तो साफ हो गई थी, उनकी पार्टी लड़ाई से एकदम बाहर हो गई थी।
मतलब जमानत बचाने के लाले पड़ रहे थे कि जमानत बचने लायक वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सीधा एकदम बराबरी की लड़ाई पर थी, बराबरी की लड़ाई, कांटे की लड़ाई प्रशांत किशोर और बीजेपी के नीरज सिन्हा के बीच में हो गई थी तेजस्वी यादव के आने के पहले। अब तेजस्वी यादव अगले 3 दिन का और प्रचार है, 27, 26, 27, आज 26 से 27, 28 2 दिन और प्रचार का दिन है। इस 2 दिन में वो क्या करिश्मा करते हैं, कुछ वोट इधर उधर करते हैं, शिफ्ट कराते हैं वोट, अपनी अपनी उम्मीदवार को लड़ाई में ले आते हैं, तब कोई अलग तस्वीर बनेगी, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अभी की स्थिति में वो लड़ाई में नहीं है उनकी कैंडिडेट, और सीधी लड़ाई प्रशांत किशोर और उनकी नीरज सिन्हा की है, और बराबरी की लड़ाई है, एनीबॉडीज गेम है। मतलब अब ये नहीं, अब कोई बढ़त बीजेपी को नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिस जो सब ट्रेडिशनली सबसे स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी का, वहां अब पहली नजर में कोई बढ़त भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर को, उल्टे प्रशांत किशोर को बढ़त है इस मामले में कि बीजेपी को वोट देने वाले लोग बड़ी संख्या में ऐसे मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम इस बार प्रशांत किशोर को वोट देंगे। मतलब जिसने प्रशांत किशोर को वोट दिया, या जो पिछली बार प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को 60,000 वोट आया था, लेकिन जिसने उनको वोट दिया या जिसने आरजेडी को वोट दिया, उसमें का कोई वोटर ऐसा नहीं दिख रहा है जो कहता हो कि हम बीजेपी को देंगे। ये आज एक बड़ी रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस में, वहां से 2 लोगों ने मिलकर के, संतोष सिंह और युवराज सिंह की रिपोर्ट है। उसमें ये नहीं है कि कोई आरजेडी, कांग्रेस और प्रशांत किशोर के खेमे का कोई आदमी कह रहा हो कि हम बीजेपी को देंगे, लेकिन बीजेपी के खेमे के कई लोग थे जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, वो कह रहे थे कि हम प्रशांत किशोर को देंगे। तो इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर बीजेपी का वोट तोड़ रहे हैं। बीजेपी के लिए ये बड़ी चिंता की बात है कि उसका कोर वोट, और ये हमने आपके प्रोग्राम में सबसे पहले जिस दिन बांकीपुर की चर्चा की थी तब भी कहा था, बाद में भी कहा था कि बीजेपी का वोट तोड़ करके ही प्रशांत किशोर जीतेंगे, बीजेपी के अपोजिशन के वोट से नहीं जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी के अपोजिशन का तो वहां वोट ही नहीं है। 3,80,000 की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 लाख के करीब वोट है बीजेपी का, जो कोर वोट है। जब तक वो नहीं टूटेगा तब तक ये नहीं जीतेंगे। तो वो वोट टूट रहा है, और वो उसमें फॉरवर्ड में वोट टूट रहा है, पिछड़ा में वोट टूट रहा है, अति पिछड़ा में टूट रहा है, दलित में टूट रहा है। ये बीजेपी के समर्थक कोर वोट प्रशांत किशोर के पक्ष में लोगों का एक माहौल दिख रहा है। मध्य वर्ग में लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर की बात करनी चाहिए। और ये जो आज जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, उस रिपोर्ट में ये लिखा, उस रिपोर्ट की शुरुआत ही इसलिए हुई है कि 100 हाथियों के झुंड में एक ऊंट की जरूरत होती है, तो जो काबू में करे हाथियों को। तो ये जो पूरा आंदोलन हम लोग जंतर मंतर का देखे, वो इसी लाइन पर आंदोलन था कि बहुत ज्यादा निरंकुशता आ गई थी, और सब आदमी अपने इतने अहंकार में रहता था कि लगता था कि हम जो करना चाहेंगे सो कर लेंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता है। तो उसको काबू में करने के लिए ऊंट की जरूरत है। ये एक धारणा है, किसी एक व्यक्ति ने कहा है, जो जिस व्यक्ति से बात की है रिपोर्टर्स ने। तो ये एक सोच है कि बीजेपी के पास 200 एमएलए हैं, और बीजेपी जो चाहती है सो करती है, जो चाहे सो कर सकती है। एनडीए के पास 200 एमएलए हैं, और बांकीपुर में बीजेपी इस सोच में काम करती है कि हम जिसको ले आके चाहेंगे लड़ाएंगे, उसको जिता लेंगे। तो इस बार ये सबक सिखाना है कि आप जिसको ले आके चाहें और लड़ा लें और जिता लें, वो नहीं होने वाला है। तो ये एक बड़ी सोच बीजेपी के अपने वोटर्स में है, और ये एडवांटेज है प्रशांत किशोर का। इसी की वजह से लड़ाई उन्होंने बराबरी पर ले आती है, और अभी कई बार पलड़ा प्रशांत किशोर के पक्ष में झुकता हुआ दिख रहा है। अभी हम नतीजे की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं संतोष जी, लेकिन प्रशांत किशोर ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है बांकीपुर में। बराबरी की लड़ाई है, लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में प्रशांत किशोर है। और इसका कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि बीजेपी का वोट, बीजेपी समर्थक उनकी तरफ जा रहे हैं, और बीजेपी का एक समर्थक टूटने का मतलब है बीजेपी को दोहरे का नुकसान होगा, क्योंकि उसके सामने सामने की लड़ाई वाले कैंडिडेट को वोट जाएगा। और उसके बाद दूसरा बीजेपी की चिंता, आपने बताया कि कास्ट का इक्वेशन जो उसका बनाया हुआ बड़ा वेल क्राफ्टेड जो कास्ट का इक्वेशन है, जो नीतीश कुमार के साथ मिलकर के बीजेपी ने पिछले 30 साल में बनाया है, वो टूट रहा है बांकीपुर में। लोग एक ये बात है कि लोग उसके विकास के नैरेटिव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक बात यह है कि भाई नितिन नवीन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी को इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो बीजेपी चौतरफा घिरी हुई है बांकीपुर में। हर लेवल पर बीजेपी अभी मुश्किल की स्थिति में है। खासतौर से महिलाएं जो हैं वो बीजेपी को छोड़ रही हैं, फॉरवर्ड बीजेपी को छोड़ रहे हैं, अति पिछड़े में बीजेपी का वोट टूट रहा है। तो ये मामूली चिंता की बात नहीं है। और ये जो छात्रों वाला आंदोलन हुआ, इसने पूरा गेम पलट दिया है संतोष जी वहां बांकीपुर। ये जो अजीत जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं दर्शकों को थोड़ा सा एक खबर बता दूं कि तेज प्रताप के जो वकील हैं, तेज प्रताप के वकील जगन्नाथ सिंह, ये दावा कर रहे हैं कि एफआईआर 26 जुलाई को दर्ज की गई है, मतलब आज की तारीख में दर्ज की गई है, और गिरफ्तारी 25 जुलाई की शाम को 7:30 बजे सिटी सेंटर मॉल से की गई है। तो ये भी एक तरह का बड़ा आरोप है, अदालत में किस तरह से खड़ा होता है। और अजीत जी ने जो बताया, मैं दर्शकों को सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा, उसको आप किस तरह से समझिए। 3 तलाक का बिल जब पास हुआ, तमाम लोग ये कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस समय
जब हम लोग इलेक्शन कवर करने के लिए निकले, एक समाजवादी पार्टी के अजीत जी दिग्गज मुस्लिम नेता थे, दिग्गज मुस्लिम नेता, उनके घर परिवार में बैठे हुए थे, ऐसी बातचीत हो रही, उन्होंने कहा नहीं 3 तलाक कुछ नहीं है, ये है वो है बीजेपी। अचानक उनकी पत्नी निकलकर सामने आई बाहर, जब वो चाय लेकर आई वो सामने आई, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये जो भी कहते रहिए भाई साहब, हम तो इस बार बीजेपी को वोट देंगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मेरे घर में 3 महिलाएं हैं जो ये 3 तलाक से पीड़ित है, हमारे रिश्तेदारों। और इतना ही नहीं, जब मैं संभल गया, संभल में जो कल्की का मंदिर है, उस कल्की के मंदिर के गली से जब मैं अपना वॉक थ्रू और ये सब करके निकल रहा था, 2 मुस्लिम लड़कियां आई जो बुर्का पहने हुई थी और कॉलेज जा रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो 3 तलाक सच में खत्म हो गया है क्या? आप समझिए इस चीज को कैसे काम करता है। मैंने कहा अब तो खत्म हो गया, 3 तलाक अब नहीं होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार तो फिर हम बीजेपी को वोट देंगे चाहे कुछ भी हो। मैंने कहा आप कैमरे पर बोलोगे? उन्होंने कहा हम बोलेंगे। उन्होंने कैमरे पर भी बोला था इस बात पे। अभी जो खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के, दिग्गज नेताओं के बेटे बेटियां पोस्ट कर रहे हैं, कई खबरें ऐसी भी है मेरे पास कि कुछ बड़े नेताओं के परिवार की महिलाओं ने कहा कि वो जो एसएचओ ने जो व्यवहार किया जंतर मंतर पर, वो ठीक नहीं था। उसी चीज को हम बांकीपुर में समझिए कि बीजेपी के वोटर, बीजेपी के पढ़े लिखे वोटर, बीजेपी की महिला मतदाता है, उनको ये लग रहा है कि जिस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, शायद वो नहीं है, बीजेपी ने हमें जागीर समझ लिया है। तो इस बार सबक सिखाना है। क्या इसी तरह की भावना, और अगर इस तरह की भावना का विस्तार होगा, आपने कहा धर्मेंद्र प्रधान, दिक्कत क्या होती है कि क्रिकेट की भाषा में कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक विकेट गिरे, जैसे सचिन का गिरता है तो जड़ी लग जाती है। अब ये सचिन तो नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद ये 12 सालों में पहला विकेट एक तरह से गिरा है जो किसी की मांग पर गिरा है। तो अब कौन बचेगा कौन जाएगा नहीं पता, लेकिन अगर इसी तरह से सम्राट चौधरी सबके आंखों का निशाना बनते रहे, तारा नहीं, सबकी आंखों का निशाना बनते रहे, तो कितने लंबे समय तक वो संभाल पाएंगे? ये 2 सवाल छोटे छोटे मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप बता सकें। देखिए, पहले तो ये बता दे, सम्राट चौधरी वाला मामला अभी उस पॉइंट तक नहीं जाएंगी चीजें बिहार में, क्योंकि वो जिस समर्थन से बने हैं और जो अभी हालात हैं, राजनीतिक स्थिति है, सामाजिक समीकरण है, उसको बीजेपी नहीं छेड़ना चाहेगी, इसलिए वहां तक तो बात नहीं जाएगी। लेकिन बांकीपुर में ये असर दिखेगा संतोष जी, और बड़ा असर दिखेगा, और 2 कारणों से दिखेगा। एक तो क्या है कि हर व्यक्ति ये मान रहा है कि जंतर मंतर की लड़ाई उसके अपने बच्चे की लड़ाई थी, तो बीजेपी को सबक सिखाना है, ये हर व्यक्ति अपना कर्तव्य मान रहा है, चाहे वो समर्थक हो या उसका विरोधी रहा, उसको लग रहा है कि बीजेपी को सबक सिखाना है। तो एक तो ये कारण है कि बीजेपी को ये बताना है कि आप फॉर गारंटेड नहीं ले सकते, और इस पीढ़ी को तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते हैं, और इस पीढ़ी के जो अभिभावक हैं उनको भी अपने बच्चों की चिंता है, तो आप फॉर गारंटेड नहीं ले सकते हैं। और दूसरा कारण, जो कैंडिडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस कैंडिडेट की वजह से भी बहुत नाराजगी है बीजेपी के अपने कोर वोटर में कि आपने क्या समझ लिया है कि आप किसी को ले आकर के आप चैलेंज कर रहे हैं ना, मतदाता को चैलेंज कर रहे हैं। एक वहां का मतदाता जो पढ़ा लिखा भी है, नौकरी में है, रोजगार में है, मतलब बांकीपुर हम लोगों का समूचे बिहार का सबसे प्रबुद्ध इलाका हम लोग कह सकते हैं बांकीपुर है, जहां पूरे एक मिनी बिहार है। बिहार के हर हिस्से के लोग उस बांकीपुर के इलाके में रहते हैं, तो उनको लगा कि आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, उसकी मानसिक समझ को, उसकी समझदारी को आप चैलेंज कर रहे हैं कि आप नीरज सिन्हा को ले आकर के लड़ा देंगे और सब आदमी उसको वोट देगा। तो ये भी एक बड़ा रिजेंटमेंट सुनने को मिला है ग्राउंड से। लोग नीरज सिन्हा वर्सेज प्रशांत किशोर रख के तुलना कर रहे हैं, और उसमें प्रशांत किशोर का पलड़ा बहुत भारी है, मतलब नीरज सिन्हा कहीं है ही नहीं उसमें। ये सबसे बड़ा एक गेम चेंजर होगा, देखिएगा बांकीपुर में संतोष जी। और क्या इस बीजेपी के अपने जो लोग हैं वो भी खुल करके समर्थन में क्या जाकर के कहें नीरज सिन्हा के लिए वोट मांगे, किस योग्यता पर वोट मांगे? ये कोई, हम पहले भी आपके साथ बातचीत में कहे थे कि ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनने के लिए तो है नहीं ना कि नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मांगिएगा। ये तो विधायक चुनना है, एक विधायक सिंगल, तो वोट तो उसी के चेहरे पर मांगना होगा जिसका चेहरा ही नहीं है। और नितिन नवीन के चेहरे पर आप कितना वोट मांगिएगा नीरज सिन्हा के लिए? 10 तरह की गड़बड़ियां हैं। कायस्थ समाज के बड़े नेता संतोष जी नाराज हैं, और अगर उदासीन होकर के घर बैठ जाए तो हैरानी नहीं हो। जितने दावेदार थे, हर व्यक्ति अब ये कह रहा, पहले कंपटीशन था, लेकिन हर नेता ये कह रहा है कि भाई हम में से किसी को दे देते, भाई रणवीर नंदन को दे देते, ऋतुराज सिन्हा को दे देते, आशीष सिन्हा को दे देते, अजय आलोक को दे देते, और नहीं तो इनमें से किसी को एमएलसी बनाकर संजय मयूख को ही वहां से लड़ा देते। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई इतने कायस्थ नेता हैं, इतने अच्छे कायस्थ नेता हैं, किसी को लड़ा देते। आपने पहले अभिषेक बंटी को चुना जिनको वापस करना पड़ा, फिर आप नीरज सिन्हा को लेकर के आए जिनके बारे में 10 तरह की कहानियां चल रही हैं वहां पटना में, इसमें बांकीपुर के क्षेत्र में। तो लोग इस बात को अपना अपमान मान रहे हैं कि आपने उनको फॉर गारंटेड लिया कि हम जिसको ले आकर के लड़ाएंगे वो जीत जाएगा, और प्रशांत किशोर इसको इशू बना रहे हैं। अपने कोर वोट के लोग, पार्टी के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, अब जेडीयू के लोग
आज उतरे हैं प्रचार के लिए, संजय झा और निशांत वगैरह को आज उतारा गया है। 2-3 दिन में और चीजें गर्म होंगी तो हम लोग देखेंगे कि क्या तस्वीर बनती है। अभी बराबरी की लड़ाई में प्रशांत किशोर ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में दिख रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि अजीत जी ने कहा कि इस लड़ाई में प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में दिख रहे हैं और लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है। एक जमाने में कांग्रेस के नेताओं को यही अहंकार आ गया था, आज कांग्रेस कहाँ है। राहुल गांधी को जिस तरह से घसीटा गया, क्या आज से कुछ साल पहले तक आप कल्पना कर सकते थे गांधी परिवार के किसी शख्स को इस तरह से घसीटा जाएगा दिल्ली की सड़कों पर। और जिस तरह से बिहार में आप देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल को जो घमंड आ गया, लालू यादव के परिवार को, वो घमंड किस तरह से टूट टूट गया। किसी ने सोचा नहीं होगा कि उनके परिवार की एक बेटी इस तरह से अपने ही घर से निकलेगी या निकाली जाएगी, पता नहीं। किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि उनके परिवार के बेटे को भी इस तरह से आधी रात को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि वकील कह रहे हैं कि मॉल से गिरफ्तार किया गया, वो तो और गजब बात है कि कोई बेचारा शॉपिंग करने जाता है, आप उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। यही लोकतंत्र है, जिनके सर पर भी अहंकार चढ़ जाता है, जनता उनका अहंकार उतार देती है। और अजीत जी ने कहा, पलड़ा भारी है, बाकी फैसला तो आपको करना है। निश्चित तौर पर आप वोट करने जरूर निकलिए। जी जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी।